स्वागत है आपका एग्जाम आयरा ऑफिशियल स्टडी चैनल में। आज हम सीटेट हिंदी व्याकरण पर एक तरह से अंतिम वार करने जा रहे हैं। बिल्कुल। 8 फरवरी की तैयारी ऐसी होगी कि मार्क्स एकदम पक्के। और हमारा टारगेट है 30 में से 30। डर को करना है बिल्कुल खत्म। और ये हम करेंगे कुछ खास क्रीम कंटेंट और जिसे हम कहते हैं निंजा टेक्निक्स के साथ। हम संधि, समास और अलंकार के वो शॉर्टकट्स देखेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में अंक दिलाते हैं। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्याकरण के ये मुश्किल लगने वाले टॉपिक्स को आसानी से कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं संधि की। हाँ, संधि। संधि में सबसे पहले आती है स्वर संधि और इसमें भी दीर्घ संधि। यहाँ एक बहुत ही सीधी ट्रिक है। बिल्कुल। देखिए, नियम यह है कि जब एक ही परिवार के स्वर मिलते हैं तो वे बड़े यानी दीर्घ हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा में नियम याद रखने का समय कहाँ होता है? वही तो ट्रिक ये है, सीधी सी ट्रिक, कि शब्द के बीच में आ, ई या ऊ की बड़ी मात्रा ढूंढनी है। जैसे विद्या प्लस अर्थी बना विद्यार्थी, यहाँ आ की मात्रा है। हाँ, द्या में। कवि प्लस इंद्र बना कवींद्र, यहाँ वी पर बड़ी ई की मात्रा है। और भानु प्लस उदय बना भानुदय, यहाँ नू पर बड़े ऊ की मात्रा। बस। वाह, ये तो सच में आसान है। अब आते हैं गुण और वृद्धि संधि पर। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। यहाँ एक मात्रा वर्सेस 2 मात्रा का खेल है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। गुण संधि की पहचान है शब्द के ऊपर एक मात्रा। एक मात्रा। हाँ, यानी ए की या ओ की मात्रा। जैसे नरेंद्र या परोपकार। या फिर कभी कभी र की ध्वनि आती है, मतलब अर, जैसे देवर्षि में। अच्छा। वहीं वृद्धि संधि इसका बूढ़ा रूप है, कह सकते हैं। यहाँ चीजें बढ़ जाती हैं, तो यहाँ शब्द के ऊपर 2 मात्राएं दिखेंगी। एक नहीं, 2। हाँ, ऐ या औ की, जैसे एक, सदैव या वनौषधि। ठीक है, एक मात्रा मतलब गुण संधि, 2 मात्राएं मतलब वृद्धि संधि। ये तो दिमाग में बैठ गया। अब यण और अयादि संधि की बात करते हैं। इनमें से एक थोड़ी ट्रिकी है और एक बहुत सिंपल। हाँ, यण संधि थोड़ी सी ट्रिकी लगती है, पर इसकी पहचान है कि य व र से ठीक पहले कोई आधा अक्षर होगा। बिल्कुल, कोई आधा अक्षर हाफ लेटर होगा। उदाहरण के लिए अत्यावश्यक में य से पहले आधा त है। और स्वागत में व से पहले आधा स है। दूसरी तरफ अयादि संधि बहुत सीधी सादी है। अच्छा। शब्द में अय, आय, अव, आव इस तरह की ध्वनि आती है और ये ज्यादातर 3 अक्षर के सीधे साधे शब्द होते हैं, जैसे नयन, नय प्लस अन। हाँ, या पावक, पाव प्लस अक। अब स्वर संधि के बाद विसर्ग संधि को कैसे पहचाने? इसका भी कोई शॉर्टकट है? इसके लिए 3 निशान याद रखने हैं। 3 निशान? निशान नंबर 1, ओ की मात्रा। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रहे कि ये गुण संधि वाला ना हो, जैसे मनः प्लस हर इज इक्वल टू मनोहर। निशान नंबर 2, आधा श, या स, जैसे नेह प्लस छल, निश्चल। और नमः प्लस ते, नमस्ते। बिल्कुल। और निशान नंबर 3, ऊपर वाला र, जिसे हम रफ रेफ कहते हैं, जैसे नेह प्लस धन इज इक्वल टू निर्धन। चलिए, संधि के बाद अब समास पर आते हैं। इसमें सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान सबसे आसान है। इसका पहला शब्द एक प्रीफिक्स जैसा होता है, एक उपसर्ग, और वो बदलता नहीं। कौन कौन से शब्द होते हैं इसमें? शब्द दिखेंगे यथा, आ, प्रति, भर, हर, बे, जैसे यथाशक्ति या आजीवन। और तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का खेल है। कारक चिन्ह? हाँ, जब आप विग्रह करेंगे तो का, की, के लिए, से जैसे चिन्ह बीच में आते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। सही। अब उस पॉइंट पे आते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कर्मधाराएं और बहुव्रीहि में क्या अंतर है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कर्मधारय समास में तुलना या तारीफ होती है। विग्रह करने पर है जो या के समान आता है। उदाहरण? जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, या चरण कमल, कमल के समान चरण। इसके विपरीत बहुव्रीहि समास का इशारा किसी तीसरे अर्थ की तरफ होता है, जो अक्सर भगवान के नाम होते हैं। जैसे दशानन। हाँ, दशानन का मतलब 10 मुंह वाला नहीं बल्कि रावण है। चक्रधर का मतलब विष्णु है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी नोट है जो सीटेट परीक्षा के लिए याद रखना है ना? हाँ, बिल्कुल।
अगर परीक्षा में नीलकंठ शब्द आए और ऑप्शन में कर्मधाराएं और बहुव्रीहि दोनों हों, जो कि अक्सर होता है, तो हमेशा बहुव्रीहि को ही टिक करना है। सीटेट इसी को सही मानता है, अच्छा, क्योंकि नीलकंठ का तीसरा अर्थ शिव है। एकदम सही। और सबसे आसान समास कौन से हैं? सबसे आसान है द्विगु और द्वंद्व। द्विगु। द्विगु मतलब संख्या, नंबर। इसका पहला शब्द हमेशा एक नंबर होगा, जैसे त्रिभुज मतलब 3, सप्ताह मतलब 7। और द्वंद्व? और द्वंद्व का मतलब है बराबरी, एक पेयर। इसमें दो शब्दों के बीच में वो हाइफन लगा होता है, जिसका मतलब और या होता है। जैसे पाप पुण्य, ऊंच नीच। बिल्कुल। अब बात करते हैं अलंकार की। पहले शब्दालंकार देखते हैं। इसमें 3 मुख्य हैं। पहला अनुप्रास, जहां कोई वर्ण मतलब कोई लेटर बार बार रिपीट होता है, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, इसमें त वर्ण। सही। दूसरा है यमक, जहां एक शब्द 2 बार आता है पर दोनों बार मतलब अलग होता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो बादल और दूसरा कम होना। बिल्कुल। और तीसरा है श्लेष। श्लेष का मतलब ही है चिपका हुआ। शब्द एक ही होता है पर उसके अर्थ अनेक चिपके होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट का अर्थ वस्त्र भी है और दरवाजा भी। अच्छा, अब अर्थालंकार पर आते हैं, जिसमें तुलना का खेल है। इसमें पहला है उपमा, कंपैरिजन। यहाँ 2 चीजों में तुलना होती है और सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द आते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। हाँ। और दूसरा है रूपक। मेटाफर। यहाँ तुलना इतनी गहरी होती है कि भेद ही खत्म हो जाता है। इसमें सासी जैसे शब्द हट जाते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एकदम सही, यहाँ राम ही रतन है। राम इक्वल टू रतन। इसके अलावा कल्पना और सजीवता वाले अलंकार भी हैं। बिल्कुल। उत्प्रेक्षा अलंकार कल्पना मतलब इमेजिनेशन पर आधारित है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है मनु, जनु, मानहु, जानहु, ज्यों जैसे शब्द। जैसे मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। और मानवीकरण? मानवीकरण अलंकार में निर्जीव को सजीव बनाकर पेश किया जाता है, जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब कुछ और गोल्डन रूल्स देखते हैं। उपसर्ग प्रत्यय का एक बहुत जरूरी नियम है। हाँ, ये इक प्रत्यय का नियम है। जब किसी शब्द के अंत में इक जुड़ता है तो शब्द का पहला स्वर बदल जाता है। कैसे बदलता है? अगर पहला स्वर अ या आ है तो वो आ बन जाता है, जैसे समाज प्लस इक सामाजिक। स का सा हो गया। हाँ, अगर ई या ए है तो वो ए बन जाता है, जैसे इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। ई का ए। और अगर ऊ या ओ है तो वो औ बन जाता है, जैसे भूगोल प्लस इक भौगोलिक। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की भी कोई ट्रिक है? हाँ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं। तत्सम का क्ष तद्भव में ख या छ बन जाता है। क्षीर का खीर। अच्छा। व ब बन जाता है। वर्षा का बरसात। और श स बन जाता है। श्यामल का सांवला। और एक बात हमेशा याद रखें, री की मात्रा हमेशा तत्सम मतलब संस्कृत शब्दों में ही होती है। और अंत में शब्द भेद में जो अंडरलाइन वाले सवाल आते हैं, उन्हें कैसे हल करें? इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला है निपात। निपात। ये वो शब्द हैं जो वाक्य में जोर मतलब एम्फसिस डालते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र। उदाहरण, तुमने तो हद कर दी। यहाँ तो निपात है। अच्छा। और दूसरा है विशेषण और क्रिया विशेषण का अंतर। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे काला घोड़ा, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ धीरे धीरे शब्द चलता है क्रिया की विशेषता है। तो इन सभी ट्रिक्स और कीवर्ड्स के साथ अब 30 में से 30 पक्के लग रहे हैं। बिल्कुल। बस इन सभी पॉइंट्स को याद रखें और शांत दिमाग से पेपर दें। 8 फरवरी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जाते जाते बस एक विचार छोड़कर जा रहे हैं सोचने के लिए। सोचिएगा कि व्याकरण के ये नियम सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये भाषा को सुंदर और सटीक बनाने के औजार भी हैं।